और आज की स्थिति ये है कि जो कालीन नगरी हमारा कालीन बनाने के लिए प्रसिद्ध था, उसके बीवर नहीं है हमारे पास। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लोग त्रस्त हैं, युवा बेरोजगार है, व्यापारी परेशान है। अन्य फैसिलिटियां हम लोगों को मिलती थी जो कि धीरे धीरे देख रहे हैं आज की तारीख में सब बंद कर दी गई। भदोही जिला अस्पताल एक रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया। आपको कोई गंभीर चोट लग गई, कोई बात हो गई तो आपको फिर यहाँ से सीधे बनारस या सोनभद्र जाना पड़ेगा। युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से बहुत ही ऊपर नीचे की संभावनाएं समझ में आती हैं कि व्यापार आगे सही दिशा में चलेगा या नहीं चलेगा। जो बड़ा काम होगा अखिलेश यादव जी की सरकार में होगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र हम भदोही में हैं। भदोही कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है और उसकी पहचान डॉलर सिटी के रूप में है, यानी विदेशी मुद्रा कमा कर लाने वाले उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख शहर के रूप में। बहुत सारे कालीन निर्यातक और निर्माता यहाँ काम कर रहे हैं बरसों से, और वे किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं इस समय, जबकि ये बात आमतौर पर सुनाई पड़ती है कि कालीन उद्योग जिस तरह से पहले था अब नहीं है। हमारे सामने श्याम नारायण यादव जी हैं जो कि लकी एक्सपोर्ट के ऑनर हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अभी जो आपके कारोबार में जो गतिविधियां हैं और जो परेशानियां हैं वो क्या हैं। जहाँ तक प्रश्न आपने किया कि कालीन की परेशानियाँ और कालीन की मजबूरियाँ या कालीन की उपलब्धियाँ क्या हैं, तो बड़ी लंबी कहानी है इसके बारे में बताने के लिए, और फिलहाल छोटे समय में मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं जानकारी दूं। तो पहले तो भदोही का नाम लिया जाता है तो भदोही का नाम कालीन से ही लिया जाता है। अगर भदोही कहीं भी जाइए या भदोही का नाम आया तो सर्वप्रथम कालीन के नाम से ही जाना जाता है अपना भदोही। और इस हम लोगों को इसका फ़ख्र है, गर्व है कि अपने भदोही को कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है, और उस कालीन नगरी में हम कालीन से जुड़े हैं, हम हमारे गर्व की बात है। और इस गर्व के तहत हम कोशिश करते हैं कि जितना बढ़िया अपने भदोही के विकास के लिए काम हो, अपने मज़दूरों के विकास के लिए काम हो। खुद इसी से हमारा परिवार चल रहा है। हमारे परिवार के साथ साथ हमारे साथ जुड़े कम से कम 200-250 लोग हैं, उनका परिवार चल रहा है। तो इस कालीन से तो हमारी कह सकते हैं कि हर पारिवारिक जोड़ है, लगाव है। अब रह गई बात कि आज के परिवेश में जब मैं कालीन में आया था तो स्वाभाविक था कि कालीन के निर्माता बहुत प्रश्न चिन्ह थे, बहुत खुश थे और बहुत अच्छा धंधा चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे कालीन का एक्सपोर्ट तो ज़रूर बढ़ा, कालीन व्यापक रूप ले लिया, अन्य शहरों में चला गया, लेकिन उसका मूल मुद्दा जो था, मूल कालीन जो हाथ से निर्मित किया जाता था, उसमें समस्याएं पैदा होती रही और समस्याएं कई प्रकार की आई। यहाँ तक कि उसका दुष्प्रचार भी किया गया कि ब्यूरो द्वारा 14 साल से कम ब्यूरो द्वारा बिनवाया जाता है। उसका दुष्प्रचार करके इस कालीन का जो कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी थी उसको तोड़ने का काम किया गया। वहीं से शुरुआत हुआ ये जो है हमारा कालीन अवनत की तरफ। और आज की स्थिति ये है कि जो कालीन नगरी हमारा अंगुलियों के कालीन बनाने के लिए प्रसिद्ध था, उसके बीवर नहीं है हमारे पास। उसके बीवर आज की तारीख में मेरे पास नहीं है, और किसी तरीके से हम लोग उसको बदल करके हैंडलूम के रूप में या दरी के रूप में या कह सकते हैं कि अन्य तरीके से इंडो नेपाल के रूप में कालीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि विदेश में हमारी मांग बढ़ी रहे और हमारे जो कर्मचारी हैं, जो लेबर हैं, जो बीवर हैं, उनको काम मिलता रहे। क्या अभी जो स्थिति है भविष्य में उसके सुधरने की उम्मीद है? जी हाँ, आज जो समस्याएं हैं उसको लेकर के सरकार द्वारा या जो हमारा कह सकते हैं कि सीपीसी का माध्यम है, जिसके थ्रू हम लोग रजिस्टर्ड हैं सीपीसी के माध्यम से, उसके द्वारा हमारे पदाधिकारी बातें उठा रहे हैं, जिससे हमारी कई समस्याएं हैं। अगर गिनती करूं मैं तो जीएसटी को लेकर के है, साथ में हम लोगों का जब आज के 10 साल पहले ड्रॉबैक मिलता था, लाइसेंस मिलता था,
और अन्य फैसिलिटियाँ हम लोगों को मिलती थी, जो कि धीरे धीरे देख रहे हैं आज की तारीख में सब बंद कर दी गई हैं। और इन सब फैसिलिटियाँ के बंद करने की वजह से हम लोगों को परेशानी हो रही है कि हम लोगों का कारपेट का कास्ट बढ़ जा रहा है, और जो कारपेट का कास्ट बढ़ जा रहा है तो हम अन्य देशों के मुकाबले जो है कंपटीशन में पिछड़ रहे हैं, जिसकी वजह से कि हम अपना पूरा जितना हमारा काम होना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी ये सोच होगी, हमारी सरकार से हमारी यही पीड़ा है और हमारी पूरे कारपेट बेल्ट की पीड़ा है कि आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि जो पिछली हम लोगों को आपके द्वारा सब्सिडी या जो सुविधाएं मिलती थी वो हमें पुनः बहाल किया जाए और पुनः हम लोगों को दिलवाया जाए, जिससे कम से कम हम अन्य देशों के सामने जो है अपने को खड़ा कर सकें और उनसे कंपटीशन में आगे बढ़ सकें, जिससे हमारे कालीन उद्योग का या कालीन के पूरे क्षेत्र का विकास भी हो, साथ में हम लोगों का काम भी चले, 2 रुपये हम लोगों की आमदनी भी हो। यही हम उम्मीद करते हैं अपने। आप इस इंडस्ट्री में कब से हैं और आपकी ये पारिवारिक इंडस्ट्री बन गई है, लगभग 2-3 पीढ़ियों का इसका इतिहास है, तो कैसे शुरुआत हुई और क्या यात्रा रही? कहना चाहेंगे इसके लिए आपके समाचार माध्यम से कि इसकी भी एक विडंबना ही है कि मैं इस कारपेट लाइन में आया तो केवल जीवन उपार्जन के लिए, अपनी रोजी रोटी के माध्यम से मैंने कालीन को चुना। उसकी वजह थी कि मैं पढ़ रहा था और हमारे पिताजी कृषक थे और स्थिति आई कि मैं पढ़ाई नहीं पढ़ पाया आगे चल करके, तो हमें लगा कि हम अपना परिवार कैसे चलाएंगे, अपना जीवनोपार्जन कैसे कर पाएंगे। तो मैंने कालीन बिनाई के रूप में इसको स्वीकार किया और मैंने फिर कालीन बिनाई शुरू किया। और ये समय होगा हमारे ख्याल से 1976 का साल था जिसमें हमने कालीन बिनाई शुरू किया और हमने 3 साल तक कालीन बिनाई करी। और 3 साल तक कालीन बिनाई करने के बाद फिर हमने उसी दौरान कोशिश किया कि कालीन बिनाई करते करते हमारी और अच्छी सोच हुई, तो मैं कालीन के डिजाइनिंग के रूप में आया और डिजाइनर का भी काम करने लगा। उससे मेरी और अर्निंग बढ़ी, डिजाइनर मैं बना। डिजाइनर के बाद मैंने डिजाइनिंग का काम किया करीब 4 साल 5 साल, और फिर आगे बढ़ने की उम्मीद में या और जिज्ञासा बढ़ती गई। तो डिजाइनर के बाद मैंने फिर कारपेट बनाने के लिए भी प्रयास किया, जिसमें उस समय हमारे साथ बहुत सहयोगी हमारे मिले जो कि आज मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत उनको कह सकते हैं कि सहयोग उनका रहा, जिसकी वजह से आज हम इस जगह पे पहुँचे हैं। उनके माध्यम से फिर मैं कालीन भी बनवाने लगा। और कालीन जब उस समय मैं बनवाता था तो एज ए कंडक्टर बनवाता था। मैं अब लोकल कालीन बना करके उनको दे देता था, वो एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन उसी में कुछ सज्जन ऐसे थे जिनको मैं लोकल कालीन देता था, वो खुद हमको प्रोत्साहित किए कि आप खुद एक्सपोर्ट करिए। और मैं उसके बाद सन 1990 का दशक था, 1990 का सन था, जिस पे हमने अपने फर्म बनाई भदोही कॉटन कंपनी के नाम से, एक्सपोर्ट लाइसेंस लिया और 1990 से फिर मैं एक्सपोर्ट करना शुरू किया। और ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मैंने पहले ईयर में 30 लाख 35 लाख का एक्सपोर्ट किया था। आज ऊपर वाले की मेहरबानी है, अच्छा खासा मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैं अपने बच्चों को भी इसी लाइन में लगाया हूँ और मेरे बच्चे भी इसी लाइन में काम कर रहे हैं। और सहयोग है हमारे कर्मचारियों का, हमारे ब्यूरो का, और कह सकते हैं कि आपसी तालमेल की वजह से आज अच्छा खासा हम। आपके हिसाब से भदोही का क्या मुद्दा है जो केंद्रीय तौर पर राजनीति में और इस चुनाव में 2024 में बुनियादी भूमिका निभाएगा स्थानीय रूप से? देखिए, स्थानीय रूप से भदोही में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यहाँ पे फैल रही बेरोजगारी है। यहाँ पर कालीन उद्योग के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा सकारात्मक कदम खास तौर से बुनकरों के लिए नहीं उठाया गया। आपने MSME स्टार्टअप ये सब लगाया, जिससे कि जो उद्योगपति हैं या जो कैपिटलिस्ट हैं, घुमा फिरा के आपके जिला उद्योग की योजनाओं का समुचित प्रचार प्रसार यहाँ नहीं है। तो वो कुछ चुनिंदा लोग हैं, वो लोग उस लाभ को ले लेते हैं और हमारा आम बुनकर वो उससे प्रभावित नहीं हो पाता है। जब वो प्रभावित नहीं है तो निश्चित तौर से अब
उसको लगता है कि नहीं हमको यहाँ पे उतना वेतनमान नहीं है, या हमारी इंश्योरेंस नहीं है, या पीएफ वगैरह, जैसा कि आज की भौतिक जीवन की और बड़ी कंपनियों में जो चल रहा है, तो वो यहाँ से बड़े शहरों में पलायन कर जा रहे हैं। इसको कैसे उठाएंगे वे संगठन जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ जैसे जो कारपेट एक्सपो मार्ट जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में यहाँ बना था, तो उसमें बहुत मेहनत के बाद एक बार अभी फेयर लगा है, लेकिन एक बार लगने में फिर साल भर सन्नाटा है। तो यदि निश्चित तौर से अगर साल में एक क्वार्टरली, हर तिमाही या हर चौथे महीने कोई एक बढ़िया ऐसी गतिविधि होती रहे, कोई फेयर वगैरह लगता रहे, तो उससे लोगों का स्थानीय व्यापार में रुझान बढ़ेगा। तो इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वो बराबर, चूँकि ये कारपेट उद्योग एक कपड़ा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, अगल बगल बनारसी साड़ी का काम है, दरी का काम, सारे ही ये व्यवसाय जो है कि कपड़ा मंत्रालय में है। तो कपड़ा मंत्रालय से तालमेल बना करके यहाँ पर एक बढ़िया सा योजना या ऐसी प्रोजेक्ट वो लॉन्च करें कि जिससे कि हर तीसरे चौथे महीने यहाँ के विदेशी बायरों का, या स्वदेश में ही बहुत बड़ी हिंदुस्तान मार्केट है, तो स्वदेशी लोगों को ही जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट बुला करके उसका प्रचार प्रसार कराया जाए, तो उससे जो है कि आपको रोज़गार मिलेगा। दूसरी चीज़ की यहाँ पर देखिए, भदोही में यहाँ पर कोई स्थानीय बढ़िया नेता नहीं है, या इस चीज़ का अभाव है, और उस अभाव के कारण जो है कि जो भी लोग आते हैं यहाँ के लोकल मुद्दों से दो चार नहीं हो पाते, क्योंकि वो आते हैं तो कार्यकर्ता संगठन अपने पार्टी उससे मिले, चुनाव जीते हारे, फिर अपने अपने घर गए। तो यदि लोकल आदमी से बात करें तो वो बताएगा कि यहाँ क्या समस्या है। जैसे यहाँ सबसे बड़ी समस्या एक स्वास्थ्य की है। अस्पताल तो है, भदोही जिला अस्पताल एक रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया है। यहाँ पर जो है कि किसी भी प्रकार से जो है वो ये नहीं है कि आप जो है कि यहाँ पर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या इस तरीके का कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर यदि आपको कोई गंभीर चोट लग गई, कोई बात हो गई, तो आपको फिर यहाँ से सीधे बनारस या सोनभद्र जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ के लिए चिकित्सकीय अभाव है। यहाँ पर एक दिन अखबार में मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जनपद में करीब 7 करोड़ की मशीन, पेपर में लिखा था, जैसा कि सरकारी आंकड़े बताए होंगे, तो 7 करोड़ की सरकारी मशीनें, जिसमें लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड, लेटेस्ट एक्सरे, इस तरह की मशीनें आकर के यहाँ पड़ी हुई हैं, और कोई रेडियोलॉजिस्ट या कोई टेक्नीशियन न होने की वजह से वो ख़राब होने की स्थिति में आ रही हैं। 100 सैया के बेड हैं, 100 बेड आकर के वैसे ही फेंके हुए हैं, जिसका कोई रखरखाव नहीं, जिसके वजह से वो ख़राब हो रहा है। आज के मानव जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता चिकित्सा है, उसके बारे में कुछ नहीं। भदोही में एक ये सबसे पुराना डिग्री कॉलेज काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय, इसको कई बार से इस बात का प्रयास चल रहा है कि भाई इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, लेकिन अभी तक उस दिशा में कोई प्रयास नहीं। और हाल ही में अभी क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी के KNPG के हॉस्टल के लिए जो ज़मीन अलॉट थी, उसमें ले जा के वेटनरी एजुकेशन के लिए उन्होंने 5 एकड़ उसमें भी काट कर लिया। आप ठीक है, वेटनरी पढ़ाइए, सब पढ़ाइए, कम से कम उसकी व्यवस्था तो दीजिए, इसको भी विश्वविद्यालय बनाने के दिशा में प्रमोट कीजिए, और यहाँ भी कुछ अच्छे शोध की व्यवस्था कीजिए, लाइब्रेरी को थोड़ा सक्षम संपन्न बनाइए। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की बात कई बार आई, PPP मॉडल बनेगा तो ये होगा वो होगा, आज तक ज़मीन ही नहीं चिन्हित हो पा रही है कि जिससे कि आप जो है कि ये तय कर पाएँ कि हमको कहाँ कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा अस्पताल आप दे रहे हैं उसके साथ चलाने के लिए, कोई बात नहीं। अभी ये शिक्षा का दुर्व्यवस्था यहाँ पर आज के डेट में भी भदोही जनपद में अच्छे महिला इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज का अभाव है। ऐसे इतने लोग हुए, इतने जब से भदोही जिला बना है तो कम से कम 5 चुनाव देख चुका तब से। जनप्रतिनिधियों ने क्या किया अपने इलाकों के लिए, अगर इसका आकलन करना हो तो कैसे करेंगे आप? देखिए, अभी तक तो भदोही में जो बड़ा काम हुआ वो सारा 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ था। उसमें चाहे कारपेट एक्सपो मार्ट बना, चाहे कस्तूरबा विद्यालय बना,
चाहे उसमें 4 लेन बनी, चाहे ज़िले में फ्लाईओवर बने, तो ये 100 शैय्या के अस्पताल बने, ये सारी व्यवस्थाएं उसी समय की हैं। और उसके बाद जैसे ही सरकार गई तो एम्बुलेंसें अपनी जगह खड़ी हो गई। तो क्यों नहीं चल रही? इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इसके पीछे जिम्मेदार तो सरकार है। यदि आप सरकार में वो व्यवस्था दीजिए तो फिर आदमी क्यों प्राइवेट अस्पताल में जाएगा? और जब यदि मंत्री की लूट हो रही है तो आप समझ सकते हैं फिर आम आदमी की स्थिति क्या होती होगी। तो जैसे अभी जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो प्रत्याशी यहाँ के नहीं है, माना जा रहा है कि यहाँ का प्रत्याशी नहीं है तो यहाँ के सवाल भी नहीं है जी। तो फिर से वही होगा कि चुनाव कोई ना कोई जीतेगा और फिर समस्याएं वहीं की वहीं रहेंगी। आप क्या चाहते हैं कि इस जिन समस्याओं का देखिए, जिक्र किया कैसे? मैं बता दूं, देखिए प्रत्याशी जीवंत तो होना चाहिए, प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कैंडिडेट विद विज़न, कैंडिडेट विद विज़न, जिसके पास एक विज़न हो, मुझको ये करना है, मुझको ये नहीं करना है। तो यदि आपके पास विज़न होगा तो आप निश्चित तौर से काम करेंगे। अभी तक क्या था कि देखिए सपा सरकार के बाद ये अभी जो 2 माने पिछला ये बीता है पार्लियामेंट, तो दोनों पार्लियामेंट का स्थिति ये है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ से जीते वो किसी के नाम पर जीत गए, उनका अपना ज़मीन यहाँ कुछ नहीं था, और वो आए जीते और चले गए, आए जीते और चले गए। जब तक कि कोई भी व्यक्ति ऐसा हो कि जो कि ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हो, जैसे वर्तमान समय में जो ये समाजवादी पार्टी गठबंधन इंडिया के जो आए हैं राय ललितेश पति त्रिपाठी जी, इनकी लोग की कर्मभूमि रही है भदोही, क्योंकि पहले भदोही बनारस और चंदौली एक ज़िला था, इसलिए इनको आप बाहरी नहीं कह सकते, ये इस ज़िले के हैं। और दूसरी देखिए कि जिस आदमी के अंदर कुछ करने की कुछ विज़न होता है उसके पास जो है कि ये हमेशा चाहत रहती कि मैं कुछ करूं। और अभी तक जो लोग आए हैं वो बस केवल यूं ही विदाउट एनी विज़न, कोई बलिया से चला रहा है, कोई मिर्ज़ापुर के जंगलों से चला रहा है। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के एक नए कैंडिडेट आ गए हैं, विनोद बिंद जी। मैं बाई पेशे से डॉक्टर है, मैं डॉक्टर साहब का सम्मान करता हूं, बट विश्वसनीयता नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है उनके अंदर। 3 साल में 3 पार्टी, आप कुर्सी के लिए पार्टी बदल रहे हैं, आप कुर्सी के लिए पार्टी बदल रहे हैं। और मैं पूछता हूं डॉक्टर साहब, जब से समाजवादी पार्टी आपको भदोही से ज्ञानपुर से विधानसभा टिकट दिया तो आप नहीं लड़े, आप तुरंत ही साथ पार्टी में चले गए, मझवा से लड़ गए। फिर आपको कौन सा ऐसा वो मंत्र बताया गया कि नहीं अब भदोही लड़ना चाहिए, फिर आप जो है तुरंत भारतीय जनता पार्टी में आ गए। नैतिकता या संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से यदि आप एक दल छोड़ करके दूसरे दल में जा रहे हैं तो आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले आप अपने विधानसभा से इस्तीफा दीजिए, फिर आकर के यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़िए। लेकिन अभी आज के दौर में नैतिकता केवल बताने की बात रह गई, उनके पास अपना कोई नैतिक मूल्य नहीं है, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए। मैं कहता हूं कि कम से कम हमारा कैंडिडेट पीढ़ियों से एक पार्टी में तो बना हुआ है, तो उसकी ये तो विश्वसनीयता है कि वो छोड़ के नहीं जाएगा। और अभी तक जो भी लोग आए, ये या इसके पहले वाले, वो भी कहीं से छोड़ के ही आए थे, और इतना तेज़ से लोग पलट रहे हैं कि जहाँ ज़रूरत लगे कि हम पलट जाएंगे, तो इसका मतलब आपको जनता के सरोकार से मतलब नहीं है। और ऐसे लोगों को कतई जनता को वोट नहीं देना चाहिए जिसकी विश्वसनीयता न हो, जिसको जनता के कार्यों से सरोकार न होकर के अपने निजी हितों का केवल लाभ हो। आपको मझवा की जनता ने 5 साल के लिए बनाया था ना, तो आपने मझवा की जनता के विश्वास को धोखा दे दिया, आपने मझवा की जनता को विश्वास को धोखा दे दिया। आप चले आए भदोही लड़ने के लिए, नहीं अब आधे मझधार में छोड़कर मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश, तो वही हाल है। ये ना पब्लिक के हैं ना किसी पार्टी के वफादार हैं, तो कम से कम हम तो ये कहेंगे कि जिसके अंदर वफादारी नहीं है उसके अंदर विकास का कोई विजन होना ये कल्पना की परे बात है। एक आखिरी सवाल, अंडर करंट क्या चल रहा है? देखिए अंडर करंट जो है भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से लोग त्रस्त हैं। युवा बेरोजगार है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है, व्यापारी परेशान है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो इंस्पेक्टर राज कभी माननीय नेताजी ने अपने दौर में ख़त्म किया था, वो इंस्पेक्टर राज कहीं न कहीं आज हर व्यापारी हर आदमी के घर जो है वो प्रभावित कर रहा है। तो यदि ईवीएम का कोई खेला नहीं हुआ या डीएम और एसपी ने अगर चुनाव नहीं लड़ा, तो जैसे औराई में जनता ने अपना निर्णय दिया था लेकिन वहाँ चुनाव डीएम एसपी लड़ी,
तो अगर डीएम एसपी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो निश्चित तौर से यहाँ पर इंडिया गठबंधन के ललितेशपति त्रिपाठी जी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। लकी एक्सपोर्ट के सबसे युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं दीपक यादव जी। उनसे मैं पहले भी मिल चुका हूं और अब दूसरी बार मिल रहा हूं। दीपक जी, इस समय कारोबार में क्या स्थितियां चल रही हैं, क्या चुनौतियां हैं? सर, इस समय तो कारोबार में चुनौतियों के हिसाब से तो परिवर्तन जो गवर्नमेंट के द्वारा है, या कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पे जो लड़ाई हो रही है या युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से बहुत ही ऊपर नीचे की संभावनाएं समझ में आती हैं कि व्यापार आगे सही दिशा में चलेगा या नहीं चलेगा। तो जब तक ये युद्ध की स्थिति ख़त्म नहीं होती है और बाकी गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज़ नई नई लाई जा रही हैं, इससे थोड़ा सा उद्योग को आगे ले जाने में महसूस होता है कि असुविधाएं आएंगी। तो हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए और गवर्नमेंट हमको थोड़ा सा सपोर्ट करे, क्योंकि ये एक हस्त निर्मित उद्योग है और इसमें बहुत से लोग अपनी आजीविका खोजते हैं और इसी के द्वारा उनका भरण पोषण चलता है। तो हम सभी से यही उम्मीद करेंगे कि इसको किसी भी रूप से बचाया जाए, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी लोग भी इसको समझ पाएँ कि हाथ की कला है और इसको ख़त्म न होने दिया जाए किसी भी प्रकार से, क्योंकि बहुत से हाथ के उद्योग ऐसे हैं जिसका पूर्व में बहुत ही प्रचलन था, लेकिन आज की डेट में वो बंद हो चुका है। तो हम भी समझते हैं कि अगर ऐसा सरकार के द्वारा अगर इसको प्रोत्साहन नहीं दिया गया और सपोर्ट नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये बहुत ही सीमित दायरे में हो जाएगा। एक चीज़ ये है कि दुनिया लगातार बढ़ रही है, लग्जरियस लाइफ भी बढ़ रही है जी, और सामान बेचने की प्रतियोगिता भी बढ़ रही है। जी, यानी एक्सपोर्ट ने रास्ता सारी चीज़ों के लिए खोला है, सस्ते सामान के लिए भी और महंगे सामान जी, के लिए बिल्कुल। भी। तो पूरी दुनिया में बहुत सारे देश कालीन बनाते हैं और जी। भारत में भी भदोही से शिफ्टिंग बहुत हुई है। जी। ऐसे में शिफ्टिंग के भी प्रश्न पर आप मुझे बताइए कि भदोही से शिफ्टिंग किस स्तर पर हुई है और उसका क्या असर पड़ेगा, और जो बाजार का नया स्वरूप बन रहा है उससे क्या असर पड़ेगा? पहले तो सर हम यही कहना चाहेंगे कि मशीन नहीं थी, मशीन से कालीन नहीं बनते थे या बहुत कम बनते थे, तो और उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी होती नहीं थी। तो इसलिए हस्त निर्मित कालीन की डिमांड और मांग हमेशा बनी रहती थी मार्केट में। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ, नई नई मशीनें आईं, टेक्नोलॉजीज़ आईं, तो उसका इस्तेमाल मशीन मेड कारपेट में ज़्यादा होने लगा और उससे उनकी गुणवत्ता बढ़ती गई और अच्छी आती गई मशीन कालीनों की। उसकी अपेक्षा हस्त निर्मित कालीनों की गुणवत्ता उस तरीके से नहीं डेवलप कर पाई। तो इसी वजह से जो एक चैलेंज है हस्त निर्मित कालीनों के लिए मशीन की कालीनों से, कि वो अपने आप को कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही सस्ते दामों पे उपलब्ध हैं और उसमें जो है आप बल्क में जितना चाहे उतना बना सकते हैं। और बशर्ते हमको हस्त निर्मित कालीन बनाने के लिए लेबरों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये इसमें जो है अमूमन जो वेजेस चलते हैं, या कह सकते हैं कि जो दिहाड़ियाँ होती हैं वो धीरे धीरे महंगाई के हिसाब से कम होती जा रही हैं। तो कारीगरों को ये महसूस होता है कि इसमें फ्यूचर नहीं है, तो वो दूसरे धंधों में जो है शिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इससे इस उद्योग के ऊपर भी प्रभाव पड़ा हुआ है कि डिमांड है लेकिन हम उसकी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसके कारण कॉस्ट महंगा होता चला जा रहा है और महंगा होता चला जा रहा है तो हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं और लोगों के हिसाब से। तो फ्यूचर में हम लोग ये इसी पे देखा जा रहा है कि जो भी चीज़ें हम लोग बनाएं उसकी प्रोडक्शन हो जाए और हम उसको डिमांड के हिसाब से आसानी से उपलब्ध करा पाए अपने अपने ग्राहकों को। और मेजर हम समझते हैं कि आज की डेट में अगर किसी से हमें प्रतिस्पर्धा है तो केवल मशीन मेड कारपेटों से, और किसी से